नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्कूल गुरुजी पर। आओ अपनी पढ़ाई को मजेदार और आसान बनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास। बल यानी फोर्स। जी तो चलिए इसे खोलकर समझते हैं। सबसे पहले बल की सबसे बुनियादी परिभाषा क्या है? देखिए, स्रोत इसे एक धक्का या खिंचाव कहता है। अपुश और अपुल, बिल्कुल। जो किसी वस्तु की अवस्था, उसकी स्थिति या उसके आकार को बदलता है या बदलने की कोशिश करता है। हाँ, और वो कोशिश करता है वाला हिस्सा ही सब कुछ है। अच्छा। आप एक दीवार को अपनी पूरी ताकत से धकेलते हैं, दीवार तो नहीं हिलती, पर बल तो आपने लगाया है। हाँ, आपकी ऊर्जा खर्च हुई है, मतलब परिणाम जरूरी नहीं है, प्रयास जरूरी है। सही कहा। और एक और बहुत दिलचस्प बात पर रोशनी डाली गई है किस पर? कि किसी भारी चीज को धकेलने के बजाय खींचना अक्सर आसान क्यों लगता है। हाँ, ये बात मुझे हमेशा से हैरान करती थी। मैंने इसे महसूस तो किया है, जैसे भारी सूटकेस को खींचना उसे आगे से धकेलने से ज्यादा आसान है, पर इसके पीछे का विज्ञान क्या है? ये सब कोण यानी एंगल का खेल है। एंगल कैसे? जब आप किसी चीज को खींचते हैं तो आप बल को थोड़ा ऊपर की दिशा में लगाते हैं। इससे वस्तु का जमीन पर पड़ने वाला वजन प्रभावी रूप से थोड़ा कम हो जाता है, जिससे घर्षण यानी फ्रिक्शन भी कम हो जाता है। ओह, वहीं जब आप धकेलते हैं तो आप बल को नीचे की ओर लगाते हैं, जिससे वस्तु पर प्रभावी वजन बढ़ जाता है और घर्षण भी। तो कम घर्षण की वजह से खींचना आसान हो जाता है। वाह। जी मतलब ये सिर्फ हमारी ताकत का नहीं, बल्कि ज्योमेट्री का भी सवाल है। बिल्कुल। और यहीं पर ये बात भी आती है कि बल एक सदिश राशि है, एक वेक्टर क्वांटिटी। मतलब सिर्फ ये मायने नहीं रखता कि आप कितना जोर लगा रहे हैं, बल्कि ये भी कि किस दिशा में लगा रहे हैं, और इसकी इकाई न्यूटन है। मुझे स्कूल में हमेशा लगता था कि भौतिकी के ये नियम सिर्फ परीक्षा के लिए हैं। हाँ, ज्यादातर लोगों को ऐसा ही लगता है। जैसे दरवाजा खोलना या रिक्शा खींचना। तो मुझे एहसास हुआ कि हम हर पल इन बलों की दुनिया में जी रहे हैं, बिना सोचे समझे। हाँ, धक्का, पुश और खिंचाव पुल तो सबसे सीधे उदाहरण है। बिल्कुल। एक और बल है जिसे हम हर रोज महसूस करते हैं, खासकर जब तनाव में हो। तनाव बल, टेंशन। हाँ, टेंशन। जब आप किसी रबर बैंड या रस्सी को दोनों सिरों से खींचते हैं तो उसके अंदर जो खिंचाव पैदा होता है वही तनाव है। अच्छा, जैसे पुलों के केबल ने या गिटार के तारों में। एकदम सही, सब इसी बल पर टिके हैं। और इसका एक विपरीत रूप भी है, संपीड़न, कंप्रेशन। ये मुझे बहुत दिलचस्प लगता है। जैसे रसोई गैस का सिलेंडर। हम सोचते हैं कि उसमें गैस है, पर असल में उस गैस को इतने ज्यादा दबाव से, इतने ज्यादा बल से संपीड़ित किया गया है कि वो तरल यानी लिक्विड बन गई है। ये भी तो एक तरह का बल ही है जो किसी चीज को छोटी सी जगह में समेट देता है। बिल्कुल। और फिर दो ऐसे बल हैं जो हमेशा गति के दुश्मन माने जाते हैं, लेकिन असल में उनके बिना गति संभव ही नहीं है। अच्छा। पहला है वायु प्रतिरोध, एयर रेजिस्टेंस। जब आप तेज बाइक चलाते हैं या दौड़ते हैं तो हवा का एक झोंका आपको पीछे धकेलता हुआ महसूस होता है। जी, पैराशूट इसी बल का इस्तेमाल करके गिरने की रफ्तार को धीमा करता है। तो दूसरा बल जरूर घर्षण, फ्रिक्शन होगा। बिल्कुल। इसके बारे में तो हमने सुना है कि ये हमेशा गति का विरोध करता है। हाँ, और यहीं पर सबसे बड़ा विरोधाभास है। घर्षण गति का विरोध करता है, लेकिन हमारे चलने के लिए यही सबसे जरूरी है। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? है ना? लेकिन असल में ये ब्रह्मांड के क्रिया प्रतिक्रिया यानी एक्शन रिएक्शन नियम का एक बेहतरीन उदाहरण है। कैसे? चलने के लिए आपको दुनिया पर बल लगाना पड़ता है। आप अपने पैर से जमीन को पीछे की ओर धकेलते हैं, और घर्षण का बल एक प्रतिक्रिया के तौर पर आपको आगे की ओर धकेलता है। अच्छा। बिना इस विरोधी बल के कोई भी गति संभव ही नहीं होती। हम सब बस एक ही जगह पर फिसलते रहते। ये तो कमाल की बात है। तो ये तो हुए बल के कुछ रूप जो हम रोज देखते हैं। इन्हें दो बड़ी श्रेणियों में बांटता है। हाँ। है ना? संपर्क और गैर संपर्क बल। हाँ, कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। और ये वर्गीकरण बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये हमें बताता है कि बल कैसे काम करते हैं, छूकर या दूर से ही। ठीक है। संपर्क बल, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, तभी काम करते हैं जब दो वस्तुएं एक दूसरे को छू रही हो। तो इसमें सबसे पहला और आसान है आरोपित बल, अप्लाइड फोर्स। जब मैं इस मेज को खिसकाता हूँ तो मेरे हाथों द्वारा लगाया गया बल आरोपित बल है, सीधा और सरल। बिल्कुल। लेकिन अभी कैसे बल की बात करते हैं जो दिखता नहीं पर हमेशा मौजूद रहता है, लंबवत बल, नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स। मान लीजिए मेज पर एक भारी किताब रखी है, गुरुत्वाकर्षण उसे लगातार नीचे खींच रहा है, तो फिर वो किताब मेज के आर पार क्यों नहीं चली जाती? क्योंकि मेज उसे रोके हुए है। सही। मेज उस किताब पर ऊपर की ओर एक बल लगा रही है जो गुरुत्वाकर्षण को संतुलित कर रहा है। अच्छा। सतह द्वारा लगाया गया यही ऊपर की ओर का बल लंबवत बल कहलाता है। ये हमेशा सतह के लंबवत परपेंडिकुलर होता है। तो यही बल हमें जमीन पर खड़े रहने में मदद करता है। हाँ, बिना इसके हम धरती के केंद्र की ओर धंसते चले जाते। इसका मतलब है कि अभी मैं कुर्सी पर बैठा हूँ तो गुरुत्वाकर्षण मुझे नीचे खींच रहा है और कुर्सी का लंबवत बल मुझे ऊपर धकेल रहा है, और दोनों एक दूसरे को संतुलित कर रहे हैं। एकदम
एकदम सही। दिलचस्प है ना? बहुत। हमने तनाव बल, टेंशन फोर्स की बात तो पहले ही की थी। सूची में अगला कौन सा है? अगला है स्प्रिंग बल, स्प्रिंग फोर्स। अच्छा। ये भी एक संपर्क बल है जो किसी स्प्रिंग को दबाने या खींचने पर पैदा होता है। ट्रैम्पोलिन इसका सबसे मजेदार उदाहरण है। हाँ। जब आप उस पर कूदते हैं तो आप अपने वजन से स्प्रिंग को दबाते हैं और स्प्रिंग अपनी असली शक्ल में वापस आने के लिए आपको ऊपर की ओर फेंकता है। आपके सोफे के कुशन से लेकर गाड़ियों के सस्पेंशन तक सब इसी सिद्धांत पर काम करते हैं। बिल्कुल। तो संपर्क बल तो सीधे साधे हैं, आप छूते हैं और असर दिखता है। लेकिन अब बात करते हैं उन रहस्यमयी ताकतों की जो बिना छुए ही काम करती हैं। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। स्रोत इन्हें गैर संपर्क बल कहता है, पर मैं तो इन्हें ब्रह्मांड का जादू कहना पसंद करूंगा। ब्रह्मांड का जादू कहना गलत नहीं होगा। अगर हम बड़ी तस्वीर देखें तो यही वो बल हैं जो पूरे ब्रह्मांड की संरचना को बनाए हुए हैं। तो सबसे पहला तो गुरुत्वाकर्षणी होगा। जी, ग्रेविटेशनल फोर्स। और ये सिर्फ सेब के पेड़ से गिरने तक सीमित नहीं है। ये हर उस दो वस्तु के बीच है जिसमें द्रव्यमान यानी मास है। हर दो वस्तु? हर दो वस्तु। इसी बल ने तारों, ग्रहों और आकाशगंगाओं को बनाया है। यही हमें धरती से बांधे रखता है और यही धरती को सूरज के चारों ओर अपनी कक्षा में रखता है। और ये अविश्वसनीय रूप से कमजोर भी है ना? मतलब मैं एक छोटे से चुंबक से एक पेपर क्लिप उठा सकता हूँ और वो छोटा सा चुंबक पूरी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल को हरा देता है। क्या बेहतरीन बिंदु उठाया है। ये दिखाता है कि बाकी गैर संपर्क बल कितने शक्तिशाली हो सकते हैं। जैसे कि स्थिर विद्युत बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कंघी वाला प्रयोग। हाँ, वो क्लासिक उदाहरण तो है। ये बताता है कि यही बल इतने छोटे स्तर पर काम करता है कि हमारे कपड़ों में स्टैटिक पैदा करने से लेकर हमारे शरीर की हर कोशिका के काम करने तक में इसकी भूमिका है। सच में? रासायनिक बंधन भी इसी बल का एक रूप है। ये सिर्फ एक स्कूली मजाक नहीं बल्कि आणविक स्तर पर दुनिया को जोड़ने वाला गोंद है। वाह। और तीसरा है चुंबकीय बल, मैग्नेटिक फोर्स। एक बात जो मुझे हमेशा से हैरान करती रही है और जिसे यहाँ बहुत अच्छे से समझाया गया है वो ये है कि कैसे चुंबक के समान ध्रुव, सिमिलर पोल्स, एक दूसरे को धकेलते हैं और विपरीत ध्रुव, ऑपोजिट पोल्स, आकर्षित करते हैं। और ये सब बिना छुए होता है। हाँ, यह सिर्फ फ्रिज पर चुंबक चिपकाने के लिए नहीं है। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र भी तो इसी से है। जी, जो हमें सूरज की खतरनाक किरणों से बचाता है और इसी पर इलेक्ट्रिक मोटर और जनरेटर का पूरा सिद्धांत आधारित है। तो ये तीनों बल ही हमारे ब्रह्मांड के आर्किटेक्ट हैं। बड़े पैमाने पर हाँ। ठीक है, अब उस जोड़ी पर आते हैं जिसने स्कूल में मेरे दिमाग का दही कर दिया था। अभिकेंद्रीय और अपकेंद्रीय। हाँ, सेंट्रिपिटल और सेंट्रीफ्यूगल बल। मुझे आज तक लगता है कि ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। कैसा है? ये एक बहुत ही आम उलझन है और इसे साफ करना जरूरी है। ये एक ही सिक्के के दो पहलू नहीं है। तो फिर? बल्कि इनमें से एक वास्तविक बल है और दूसरा एक आभासी बल, एक असली और एक नकली। आप ऐसा कह सकते हैं। अभिकेंद्रीय बल, जिसका मतलब है केंद्र की ओर लगने वाला बल, एक वास्तविक बल है। ये वो बल है जो किसी भी वस्तु को सीधी रेखा में जाने से रोककर एक गोलाकार रास्ते पर घूमने के लिए मजबूर करता है। तो जैसे मैं एक पत्थर को रस्सी से बांधकर घुमाता हूँ तो मेरे हाथ से रस्सी के जरिए पत्थर पर जो बल लग रहा है वो अभिकेंद्रीय बल है। एकदम सही। रस्सी में जो तनाव है जो पत्थर को लगातार केंद्र की ओर यानी आपके हाथ की ओर खींच रहा है वही अभिकेंद्रीय बल है। अच्छा। अगर आप अचानक रस्सी छोड़ दें तो क्या होगा? पत्थर सीधा उड़ जाएगा। बिल्कुल, वो गोल घूमता नहीं रहेगा। वो उस पल जिस दिशा में जा रहा था उसी सीधी रेखा में टेंजेंशियल दिशा में उड़ जाएगा क्योंकि अभिकेंद्रीय बल खत्म हो गया। समझ गया। अभिकेंद्रीय बल एक असली खिंचाव है जो चीजों को अंदर की ओर रखता है। तो फिर ये अपकेंद्रीय बल क्या बला है जो हमें बाहर की ओर फेंकता हुआ महसूस होता है? जैसे गोल घूमने वाले झूले पर। हाँ बिल्कुल, हमें लगता है कि कोई हमें बाहर फेंक रहा है। आपने बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया, महसूस होता है। अपकेंद्रीय बल एक आभासी, अपैरेंट या आप कह सकते हैं सूडो फोर्स है। मतलब ये असल में है ही नहीं। ये भौतिकी के नियमों के अनुसार कोई वास्तविक बल नहीं है। ये जड़ता, इनर्शिया का प्रभाव है जो हमें तब महसूस होता है जब हम खुद एक घूमती हुई प्रणाली, एक रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस का हिस्सा होते हैं। अच्छा। आपका शरीर सीधी रेखा में जाना चाहता है लेकिन झूला आपको मोड़ता रहता है। इसी वजह से आपको बाहर की ओर एक धक्का महसूस होता है। तो ये एक तरह का धोखा है। स्रोत में इसके कुछ बहुत अच्छे रोजमर्रा के उदाहरण दिए गए हैं। हाँ, और वो इसे समझने में बहुत मदद करते हैं। पहला है वॉशिंग मशीन का स्पिन ड्रायर। हाँ। जब ड्रायर तेजी से घूमता है तो कपड़े तो ड्रम के साथ घूमते हैं लेकिन पानी, जिसकी ड्रम से पकड़ कमजोर होती है, अपनी जड़ता के कारण सीधी रेखा में जाना चाहता है और ड्रम के छेद उसे ये मौका दे देते हैं। बिल्कुल, और पानी बाहर की ओर निकल जाता है।
हमें लगता है कि पानी को किसी बल ने बाहर फेंका है, पर असल में उसे अंदर रखने वाला अभिकेंद्रीय बल अपर्याप्त था। और दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन का उदाहरण भी कमाल का है। जी, जब दूध को तेजी से मथा जाता है तो भारी हिस्सा यानी छाछ केंद्र के पास रहता है और हल्का हिस्सा क्रीम या मक्खन बाहर की तरफ जमा हो जाता है। तो इसे याद रखने का कोई आसान तरीका है? जैसा कि स्रोत में बताया गया है, हिंदी शब्द अप का मतलब ऊपर या बाहर भी हो सकता है, तो अपकेंद्रीय मतलब बाहर की ओर। अच्छा। जिस प्रक्रिया में कोई चीज बाहर की ओर निकले वो अपकेंद्रीय बल के प्रभाव का उदाहरण है। ये अच्छा है। घर्षण यानी फ्रिक्शनल फोर्स और उत्तोलक यानी लीवर्स। बिल्कुल। घर्षण बल परिभाषा के हिसाब से घर्षण बल वो बल है जो तब पैदा होता है जब कोई चीज किसी सतह पर चलने की कोशिश करती है या चल रही होती है। ओके। और इसकी सबसे बड़ी पहचान ये है कि ये हमेशा गति की दिशा के ठीक उल्टा काम करता है। अच्छा, हमेशा उल्टी दिशा में? हमेशा।